हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है अंशी एजुकेशन इनलाइटमेंट में। हम लोग बिहार जीविका ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के संपूर्ण सिलेबस पे आधारित डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसमें एमसीक्यू भी शामिल हैं। हम लोग सिलेबस का डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। इस चैनल से जुड़े कुछ लिंक दिए गए हैं, आप चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। तो दोस्तों शुरू करते हैं जीविका। पहला टॉपिक है ग्रामीण समाज, अर्थव्यवस्था और शासन। रूरल सोसाइटी, इकोनॉमी एंड गवर्नेंस। परिचय, जिसमें बोला गया है भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की लगभग 65 से 70% जनसंख्या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ग्रामीण जीवन से जुड़ी हुई है। गांव केवल रहने का स्थान ही नहीं, बल्कि भारत की आत्मा और संस्कृति का केंद्र भी है। महात्मा गांधी ने कहा है, भारत का हृदय उसके गांव में बसता है। तो हम लोग जैसा जानते हैं कि गांव ही हमारे देश की पहचान है, ठीक है। सारी संस्कृति गांव से ही शुरू होती है। आज भी 60-70% जनसंख्या जो है वो गांव में रहती है और कृषि से जुड़ी हुई है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण समाज का ढांचा, वहाँ की अर्थव्यवस्था और शासन व्यवस्था, ये तीनों एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई। यदि भारत को वास्तविक रूप से विकसित राष्ट्र बनाना है तो ग्रामीण समाज का उत्थान, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती और सुशासन की स्थापना अनिवार्य है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बिना ग्रामीण विकास के हम लोग शहरी विकास या देश का विकास को सुनिश्चित नहीं कर सकते। गांव मजबूत होगा तो देश खुद ब खुद मजबूत हो जाएगा। ग्रामीण समाज, ग्रामीण समाज की विशेषताएं। ग्रामीण समाज की विशेषताएं क्या है? पहला, सामूहिकता और सहयोग की भावना। दूसरा, जीवन का सीधा साधा और परंपरागत स्वरूप। तीसरा, किसी और प्राकृतिक पर अधिक निर्भरता। चौथा, जाति, धर्म और परंपराओं का गहरा प्रभाव। पांचवा, पारिवारिक संबंधों में मजबूती और सामंजस्य। छठा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं की कमी। अब इसे आगे बढ़ते हैं। सामाजिक संरचना। ग्रामीण समाज का आधार परिवार और जाति व्यवस्था है। परिवार संयुक्त भी होते हैं और एकल भी होते हैं। विवाह और सामाजिक संबंधों में परंपरा और धर्म का गहरा प्रभाव रहता है। गांव में सामाजिक नियंत्रण के लिए प्राय पंचायत या बुजुर्गों का निर्णय सर्वोपरि माना जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। गांव में पंचायत का निर्णय ही सर्वोपरि होता है। जाति व्यवस्था और ग्रामीण जीवन। अब गांव का जाति व्यवस्था और ग्रामीण जीवन कैसा है? तो जाति व्यवस्था आज भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख भूमिका निभाता है। श्रम का विभाजन और सामाजिक स्तर का निर्धारण जाति से जुड़ा होता है। हालांकि शिक्षा और आधुनिकता के कारण जाति व्यवस्था कमजोर हो रही है, फिर भी सामाजिक जीवन में इसके अवशेष अब भी मौजूद है। ये भी बात सही है, क्योंकि जाति व्यवस्था अपना पकड़ काफ़ी मजबूत रखा हुआ है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो।
आज भी लोग वोट देते हैं या चुनाव में तो जाति के आधार पे वोट देते हैं। तो एक तरह से ये जाति व्यवस्था तो पकड़ अपना बनाया हुआ है, और ग्रामीण क्षेत्र में कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है कि एक जाति के समुदाय के लोग की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उनका दबदबा स्तर गांव में ज़्यादा देखा जाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा और स्वास्थ्य। ग्रामीण समाज में शिक्षा का स्तर अपेक्षाकृत कम है। विद्यालयों की कमी, योग्य शिक्षकों की अनुपलब्धता और संसाधनों की दिक्कतों शिक्षा के विकास में बाधा बनती है। स्वास्थ्य सेवाएं भी कमज़ोर हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होने के बावजूद पर्याप्त डॉक्टर और दवाइयाँ नहीं मिलती। यह भी बात सही है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत जगह तो प्राथमिक स्कूल रहते हैं और मिडिल स्कूल या हाई स्कूल देखने को नहीं मिलता है। बहुत शायद ही कुछ गांव ऐसे होते हैं जहां हाई स्कूल तक की शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भी स्थिति अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर भी नहीं रहते हैं और दवाइयाँ भी अवेलेबल नहीं रहती। कभी कभी तो ऐसा होता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कई महीनों तक खुलता भी नहीं है, वो बंद का बंद ही रहता है, क्योंकि ग्रामीण समाज में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही अपेक्षाकृत कम है, जिस पे जोर देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य, हेल्थ इज़ वेल्थ कहा गया है, स्वास्थ्य ही धन है। और जब स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो शिक्षा भी ठीक हो जाएगी। सांस्कृतिक और परंपरा। ग्रामीण समाज सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध है। लोकगीत, लोक नृत्य, मेले, त्योहार और धार्मिक आयोजन ग्रामीण जीवन का अभिन्न हिस्सा है। यहाँ की सांस्कृतिक सामूहिकता और परंपरा पर आधारित है। ग्रामीण महिलाएं और उनकी भूमिका। महिलाएं कृषि कार्य, पशुपालन और घरेलू जिम्मेदारी में सक्रिय रहती हैं। हाल ही के वर्षों में महिलाएं स्वयं सहायक समूह SHG, पंचायत और अन्य स्थानीय संस्थानों में भी भाग लेने लगी है। फिर भी शिक्षा, स्वास्थ्य और निर्णय निर्माण में उनकी भागीदारी अपेक्षाकृत कम। हाँ, ये भी बात सही है, क्योंकि महिलाएं आगे बढ़ी है, ऐसी बात नहीं है। खासकर बिहार में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। फिर भी महिलाओं को और आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। SHG क्या है? तो SHG का मतलब होता है स्वयं सहायक समूह। ठीक है। अंग्रेजी में इसको सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं। ठीक है। जिसका तात्पर्य होता है लोगों के छोटे अनौपचारिक समूह होते हैं, जो प्रायः ग्रामीण समुदायों में होते हैं, जो एक दूसरे की मदद करने और अपनी बचत को एकत्रित करने और सामूहिक रूप से आम समस्याओं और चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक साथ आते हैं। तो सहायक स्वयं सहायक समूह क्या करते हैं कि बचत एकत्रित करते हैं। ठीक है। छोटे छोटे बचत एकत्रित करते हैं और सामूहिक रूप से समस्याओं का समाधान करते हैं। इसके बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था। कृषि व्यवस्था। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है। लगभग 55% लोग प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर हैं। प्रमुख फसलें गेहूँ, धान, दालें, तिलहन, गन्ना, कपास आदि। कृषि
अभी भी मानसून पर निर्भर है, जिससे उत्पादन और स्थिरता रहता है। हरित क्रांति, सिंचाई योजनाएं, उर्वरकता, आधुनिक तकनीक ने उत्पादन में वृद्धि की। ग्रामीण उद्योग और कुटीर उद्योग। ग्रामीण उद्योग हथकरघा, बुनाई, मिट्टी के बर्तन, बांस के उत्पादन, डेयरी, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन आदि प्रमुख ग्रामीण उद्योग हैं। ये उद्योग ग्रामीण रोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हैं। ग्रामीण रोजगार। ग्रामीण बेरोजगारी की समस्याएं गंभीर है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की शुरुआत की। स्वरोजगार योजनाएं, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना भी महत्वपूर्ण है। तो गांव की बेरोजगारी को दूर करने के लिए ये दो योजनाएं प्रमुख रूप से चलाई गई हैं। ठीक है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ग्रामीण अवसंरचना, सड़कें, बिजली, जल आपूर्ति, शिक्षा और स्वास्थ्य संस्थाएं ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्रामीण विद्युतीकरण और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाएं इस दिशा में मददगार साबित हुई है। ठीक है, ग्राम में क्या होता है ना कि आज के समय में जल भी पहुंच गया है, बिजली भी अच्छी खासी मिलती है, सड़क भी बिहार में काफ़ी हद तक गांव की स्थिति बदली है। ठीक है, पर स्वास्थ्य और शिक्षा पे तो काम करना ही पड़ेगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की चुनौतियाँ। अब चुनौतियाँ क्या हैं? पहला, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, सिंचाई की कमी और मानसून पर निर्भरता, कृषि उत्पादों का उचित दाम ना मिलना। चौथा, ऋण और साहूकारों पर निर्भरता, कुटीर उद्योग का ह्रास। छठा, पलायन और बेरोजगारी। तो ये 6 पॉइंट हैं जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की चुनौतियां हैं। इसे ध्यान रखें। ग्रामीण शासन। अब ग्रामीण शासन क्या था? पंचायती राज व्यवस्था। भारत में ग्रामीण शासन का सबसे बड़ा आधार पंचायती राज व्यवस्था है। इसे 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले लागू किया गया था। आप इसे ध्यान रखना। इसे सबसे पहले 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था पंचायती राज व्यवस्था को। फिर 1992 में 73वें संविधान संशोधन के तहत इसे संवैधानिक दर्जा मिला था। ठीक है, 73वां संशोधन और पंचायत व्यवस्था क्या है देखते हैं। 3 स्तरीय संरचनाएं होती हैं। ग्राम पंचायत, जिसे ग्राम स्तर भी कहते हैं, पंचायत समिति, जिसे खंड या ब्लॉक स्तर कहते हैं, और जिला परिषद, जिसे जिला स्तर कहते हैं। ग्राम सभा को सर्वोच्च शक्ति प्रदान की गई है। महिलाओं और दलितों के लिए आरक्षण दिए गए हैं। वित्तीय अधिकार और योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी है। ग्राम सभा की भूमिका। अब ग्राम सभा की भूमिका क्या है? तो ग्राम सभा लोकतंत्र की नींव है। यह पंचायत की कार्य प्रणाली पर नजर रखती है। विकास योजनाओं, बजट और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा ग्राम सभा में होती है। ग्रामीण विकास योजनाएं और कार्यक्रम। अब कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं? तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जनधन योजना और डिजिटल भुगतान, किसान सम्मान निधि। ये सारे कार्यक्रम गांव स्तर पर चल रहे हैं अभी भी। वर्तमान चुनौतियां और भविष्य की संभावनाएं।
तो चुनौतियाँ क्या क्या है गाँव में? ग्रामीण गरीबी और बेरोजगारी, ये पहली चुनौती है। दूसरा, शिक्षा और स्वास्थ्य की कमजोरी। तीसरा, भ्रष्टाचार और योजनाओं का अधूरा क्रियान्वयन। चौथा, पलायन और शहरीकरण का दबाव। पाँचवा, सामाजिक असमानता और लैंगिक भेदभाव। ये 5 चुनौतियां हैं गाँव में। संभावनाएं क्या है? क्या क्या संभावनाएं हैं जो गाँव में अभी भी संभव है, उसे बदल सकते हैं? तो कृषि में तकनीकी नवाचार, ड्रोन, स्मार्ट सिंचाई, जैविक खेती, इन सब का यूज कर सकते हैं। ग्रामीण उद्योग और डिजिटल ग्रामीण अर्थव्यवस्था, गाँव में उद्योग लगा सकते हैं, डिजिटल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हम जोड़ सकते हैं, गाँव में इंटरनेट की सुविधा पहुंचा सकते हैं। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए हम लोग एसएचजी का यूज कर सकते हैं। क्या पंचायत चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बढ़ा सकते हैं? उद्यमिता, महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए उन्हें कुछ फिनेंशियल सपोर्ट दे सकते हैं। ठीक है। ग्रामीण शासन में पारदर्शिता, गांव के शासन में पारदर्शिता लाना चाहिए, उसे ऑनलाइन जोड़ देना चाहिए, ई गवर्नेंस को यूज़ करना चाहिए, डिजिटल ग्राम को बढ़ावा दे सकते हैं। पाँचवां, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान, मानव संसाधन का विकास। शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है गांव के दृष्टिकोण से भी और शहर के दृष्टिकोण से भी और देश के दृष्टिकोण से, तीनों दृष्टिकोण से शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिस पे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। निष्कर्ष, ग्रामीण समाज, अर्थव्यवस्था और शासन भारत की नींव है। यदि गांव मजबूत होंगे तो देश भी मजबूत होगा। ग्रामीण जीवन को आधुनिक तकनीक, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुशासन से जोड़ना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। महात्मा गांधी के अनुसार भारत का भविष्य उसके गांव के उत्थान में निहित है। अतः भारत को समृद्ध और सशक्त बनाने के लिए ग्रामीण समाज, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीण शासन को संतुलित और सुदृढ़ बनाना अनिवार्य है। आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं ऑन सोशल मीडिया, अंशी एजुकेशन एनलाइटमेंट, यूट्यूब विथ अंशी एनलाइटमेंट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप चैनल पे मुझे फॉलो करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन हैं जिसे हम लोग देखेंगे। तो आपको कुछ ओवरव्यू मिल गया होगा ग्रामीण समाज, अर्थव्यवस्था और शासन पे। हम लोग सिलेबस को फॉलो करेंगे। ठीक है, जो भी सिलेबस होगा इसका, जो भी अपडेट मिलेंगे उसे बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग एमसीक्यू कर लेते हैं। थोड़ा ये वीडियो लंबा जाएगा, आप लोग वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, स्किप ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन बजाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। एमसीक्यू देखते हैं। पहला, भारत का कितने प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है? 65 से 70%। महात्मा गांधी ने कहा था भारत का हृदय उसके गांव में बसता है। ऑप्शन सी। पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? तो हम लोग पढ़े थे इसे कहाँ लागू किया गया था? राजस्थान। ऑप्शन बी। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब मिला था? तो संवैधानिक दर्जा 1972 में मिला था। ऑप्शन सी। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। ऑप्शन बी।
ग्राम पंचायत का चुनाव कितने वर्षों में होता है? तो ग्राम पंचायत का चुनाव 5 वर्षों में होता है। ऑप्शन बी। मनरेगा योजना किससे संबंधित है? तो मनरेगा योजना रोजगार से संबंधित है। ऑप्शन बी। हरित क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हरित क्रांति कृषि से संबंधित है। स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? तो ऑप्शन बी 2014 ईस्वी में शुरू किया गया। हरित क्रांति से संबंधित कुछ बातें बताता हूँ। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1965-1968 के बीच हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य था खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना और देश को आत्मनिर्भर बनाना था। ठीक है, आप लोग मुझे बताओगे कि हरित क्रांति के जनक कौन थे? ठीक है, कमेंट आप करना, हरित क्रांति के जनक कौन थे? आगे बढ़ते हैं। ग्राम सभा किस स्तर की संस्थान है? तो ग्राम सभा ग्राम स्तर की संस्था है। ठीक है, ऑप्शन सी। ग्रामीण उद्योग में कौन सा प्रमुख है? तो हथकरघा। ग्रामीण उद्योग में हथकरघा क्या है? प्रमुख है। पंचायती राज की 3 स्तरीय संरचना में सबसे ऊपर कौन है? तो पंचायती राज की 3 संरचनाओं में सबसे ऊपर जिला परिषद। ऑप्शन सी। किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण करना है? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या है? गांव में सड़क निर्माण करना है। ऑप्शन ए। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। ऑप्शन बी। किस संशोधन में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला था? तो 73वां संशोधन। ऑप्शन सी। ग्रामीण महिलाओं की सबसे अधिक भागीदारी किस क्षेत्र में होती है? तो ऑप्शन बी कृषि और पशुपालन। ग्राम सभा किसका नियंत्रण करती है? तो पंचायत का नियंत्रण करती है। किस योजना के अंतर्गत ग्रामीण गरीबों को घर उपलब्ध कराए जाते हैं? तो कौन सी परियोजना है? प्रधानमंत्री आवास योजना। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो सबसे बड़ी समस्या है पलायन। पलायन क्यों होता है? रोजगार को लेकर। ठीक है, महात्मा गांधी का ग्रामीण भारत के प्रति क्या दृष्टिकोण रहा है? तो भारत का भविष्य गांव के उत्थान में है। ऑप्शन बी। भारत की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है? तो 55% आबादी कृषि पर निर्भर है। ऑप्शन सी। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। कुछ बातें श्वेत क्रांति से जान लेते हैं। तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन में वृद्धि से है, जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन के नेतृत्व में 1970 ईस्वी में शुरू किया गया था, जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय कब स्थापित हुआ था? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय 1972 ईस्वी में स्थापित हुआ था। पंचायत चुनावों की देखरेख कौन करता है? तो राज्य चुनाव आयोग करता है। पंचायती राज व्यवस्था का पिता किसे कहा गया है? तो बलवंत राय मेहता। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। पंचायती राज व्यवस्था का पिता किसे कहते हैं? बलवंत राय मेहता को कहते हैं। भारत में ग्राम पंचायत की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 21 वर्ष। ऑप्शन बी। भारत में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो 2005 ईस्वी। ऑप्शन सी। ग्रामीण विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र उन्नति करना उद्देश्य है। पंचायत समिति किस स्तर पर काम करती है? तो पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर कार्य करती है। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक रोजगार किससे मिलता है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक रोजगार कृषि से मिलता है। ऑप्शन सी। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। अब कमेंट बॉक्स में नीली क्रांति के बारे में कुछ लिख के बताओ, ठीक है, कब शुरू हुआ था, इसके जनक कौन थे? भारत सरकार ने दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM किस क्षेत्र के लिए शुरू किया है? तो LRLM ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए शुरू किया गया है, ठीक है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, ठीक है, ये किसके लिए है? ग्रामीण गरीब उन्मूलन के लिए। ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ये प्रधानमंत्री ग्राम ज्योति योजना से संबंधित है। पंचायत समिति के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो अध्यक्ष कहते हैं। ग्रामीण भारत में पलायन का मुख्य कारण है रोजगार की कमी, ये तो मैं बोला था। जिला परिषद का नेतृत्व कौन करता है? तो जिला अध्यक्ष या जिला परिषद अध्यक्ष ही जिला परिषद का नेतृत्व करता है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। यह भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। रोजगार गारंटी अधिनियम कितने दिनों का रोजगार उपलब्ध कराता है? तो 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराता है। कितने दिनों का? रोजगार गारंटी अधिनियम 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराता है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था? तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 2015 ईस्वी में शुरू हुआ था। पंचायती राज किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो पंचायती राज अनुच्छेद 243 से 243O तक वर्णित है। पंचायती राज अनुच्छेद 243 से लेकर 243O तक वर्णित है। भारत की ग्रामीण संस्कृति का प्रमुख आधार क्या रहा है? तो भारत में ग्रामीण संस्कृति का प्रमुख आधार लोक परंपरा और मेले त्योहार रहे। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाना। ग्राम पंचायत की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो सरपंच करता है। भारत में ग्रामीण सड़कों के विकास हेतु कौन सी योजना चलाई जाती है? तो ग्रामीण सड़क के लिए कौन सी योजना है? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। पंचायत चुनाव में महिलाओं को न्यूनतम कितने प्रतिशत आरक्षण मिला है? तो बी 33%। कुछ राज्यों में 50% है, पर इसे 33% पंचायत चुनाव में महिलाओं को न्यूनतम आरक्षण मिला हुआ है। हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, पर यहाँ पे बता दिया गया है हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं। तो MS स्वामीनाथन। ग्रामीण क्षेत्रों में SHG का पूरा नाम क्या है? तो SHG को किस नाम से जानते हैं? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से जानते हैं। भारत में पंचायती राज की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे हुई है? तो पंचायती राज की स्थापना बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे हुई है। इन्हें पंचायती राज के जनक या पिता भी कहा गया है। पंचायती राज प्रणाली को किस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था कहा गया है? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसे कहा गया।
पंचायती राज प्रणाली को कैसा लोकतंत्र कहा गया है? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा गया। ऑप्शन बी। भारत में पंचायती राज प्रणाली किस देश से प्रेरित है? तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये प्राचीन भारतीय परंपरा की देन है। पंचायती राज प्रणाली हमारी ही देन है, मतलब प्राचीन भारतीय परंपरा से ली गई है पंचायती राज प्रणाली। पंचायत चुनाव में खड़ा होने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 21 वर्ष है। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी होता है। 73वें संशोधन में पंचायतों को किस भाग में जोड़ा गया है? तो किस भाग में जोड़ा गया है? 9वें भाग में जोड़ा गया है। 73वें संशोधन में पंचायतों को 9वें भाग में जोड़ा गया है। ग्राम सभा कितने समय पर बैठक करती है? तो ये वर्ष में 2 या 4 बार बैठक करती है। ग्रामीण भारत में रेड क्रांति किससे संबंधित है? तो मांस उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो ये कब आरंभ हुई थी? 1997 ईस्वी में। पंचायतों में वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है? तो वित्त आयोग प्रदान करता है। जिला परिषद का कार्य क्षेत्र क्या है? तो जिला परिषद का कार्य क्षेत्र क्या है? जिला स्तर। ऑप्शन सी। हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन बी, खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना। पंचायती राज को किस प्रकार का लोकतंत्र कहा गया है? तो इसे विकेंद्रीकृत लोकतंत्र कहा गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM किस योजना से जुड़ा हुआ है? तो ये दीनदयाल अंत्योदय योजना से जुड़ा हुआ है। NRLM का फुल फॉर्म आप इंग्लिश में कमेंट बॉक्स में लिखोगे। पंचायत समिति का गठन किसके द्वारा किया गया है? तो पंचायत समिति का गठन राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए शर्त है उपरोक्त में से सभी: भारत का नागरिक होना, 21 वर्ष से अधिक आयु, मतदाता सूची में नाम होना। ग्राम स्वराज्य का विचार किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने दिया ग्राम स्वराज्य का विचार। पंचायतों को वित्तीय संसाधन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 243H में वर्णित है। पंचायतों का वित्तीय संसाधन अनुच्छेद 243H में वर्णित है। इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है? तो इंद्रधनुष योजना का संबंध टीकाकरण से है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? तो ये सभी: भारत नेट, डिजिटल ग्राम, ई ग्राम योजना, ये तीनों योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया। पंचायतों की रिपोर्ट किसके पास जाती है? तो पंचायतों की रिपोर्ट राज्य सरकार के पास जाती है। अच्छा, आप लोग कमेंट में बताओगे कि किन किन के गांव में इंटरनेट कनेक्टिविटी है जो सरकार के द्वारा दी गई है। ग्रामीण भारत में पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो तिलहन उत्पादन से संबंधित। कुछ पॉइंट जानते हैं पीली क्रांति के बारे में। भारत में तिलहन, खासकर सरसों तेल, सोयाबीन आदि के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 1986
और 1987 में इसे शुरू किया गया था। मतलब फिनांशियल ईयर 1986-87 में इसे को शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य क्या था? तेल आत्मनिर्भरता को हासिल करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में पंचायती राज प्रणाली की स्थिति को लागू किया गया है। तो पंचायती राज प्रणाली 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में लागू किया गया था। ग्रामीण बेरोजगार की सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो ग्रामीण बेरोजगार की सबसे बड़ी समस्या मौसमी बेरोजगारी है। ठीक है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत वार्षिक सहायता कितनी दी जाती है? तो 6,000 रुपये। पंचायत चुनाव किस आधार पर की जाती है? तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे की जाती है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। पंचायत चुनाव किस आधार पर होता है? तो यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आधार पर होता है। ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु कौन सी एजेंसी कार्यरत है? तो कौन सी एजेंसी कार्यरत है? तो ये सभी ग्रामीण विकास मंत्रालय, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय। पंचायत समिति का अध्यक्ष किसे चुना जाता है? तो निर्वाचन सदस्य को चुना जाता है। ब्लॉक विकास अधिकारी BDO किस स्तर पर कार्य करता है? तो ये खंड और ब्लॉक स्तर पर कार्य करता है। पंचायत का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो ये 5 साल का होता है। ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित है? तो ये कृषि पर आधारित है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये 2005 ईस्वी में शुरू किया गया था। पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण सबसे पहले किस राज्य ने 50% किया था? तो ये बिहार ने किया था। बिहार में पंचायत राज में महिलाओं का आरक्षण कितना है? 50% है। हमने पढ़ा था कि कुछ राज्यों में 50% है, तो उसमें बिहार है। ऐसे ओवरऑल कितना है? 33%। ग्राम विकास अधिकारी BDO किससे संबंधित है? तो BDO पंचायत प्रशासन से संबंधित है। BDO ब्लॉक से और BDO पंचायत प्रशासन से। पंचायती राज व्यवस्था के तीनों स्तरों पर कौन सा पद होता है? तो कौन सा पद होता है? अध्यक्ष का पद होता है। ग्रामीण विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो ग्रामीण विकास में सबसे बड़ी बाधा है गरीबी और शिक्षा। पंचायती राज की अवधारणाएं किस योजना में पहली बार सम्मिलित हुई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसको पहली बार सम्मिलित किया गया था। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के कितने स्तर की अनुशंसा की है? तो 2 स्तर की अनुशंसा की है अशोक मेहता समिति ने। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ग्रामोदय किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? कुटीर और लघु उद्योग को ग्रामीण अर्थव्यवस्था का ग्रामोदय योग कहते हैं। कुछ अशोक मेहता समिति के बारे में मैं बता दूं। अशोक मेहता समिति 1977-1978 फिनांशियल ईयर में भारत की जनता सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थानों का अध्ययन करने के लिए गठित किया गया था, जिसने त्रिस्तरीय प्रणाली की जगह द्विस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। इसने 132 सिफारिशें प्रस्तुत की थी, जिसमें जिला स्तर पर जिला परिषद और कई गांवों को मिलाकर मंडल पंचायत बनाने का प्रस्ताव दिया था। तो द्विस्तरीय प्रणाली कौन कौन थे? मंडल पंचायत,
कई गांव मिलाकर बनाई जाए, जिसमें सीधे चुनाव से चुने गए 15 सदस्य होंगे। और दूसरा क्या था, जिला परिषद, जिला स्तर पर गठित प्रणाली। ये दो प्रणाली थी जिसे अशोक मेहता समिति ने सिफारिश की थी। ठीक है। भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कब शुरू किया था? तो 2014 ईस्वी में शुरू किया गया था इसे। ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पारदर्शिता और दक्षता लाना ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य है। पंचायत चुनाव किस प्रकार के मताधिकार पर आधारित हैं? तो पंचायत चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित है। पंचायत में वित्तीय शक्ति किस सभा को दिया गया है? तो ग्राम सभा को दिया गया। वित्तीय शक्ति किसके पास है? ग्राम सभा के पास है। पंचायती राज की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो पंचायती राज की सफलता जनता की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है। भारत के ग्रामीण समाज का सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा है? तो सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा है? मकर संक्रांति और फसल उत्सव। ये भारत के ग्रामीण समाज का सबसे बड़ा त्यौहार है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम मनरेगा है। पंचायतों का उल्लेखीय भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में की गई है? तो 11वीं अनुसूची में की गई है। ग्राम पंचायत की बैठक को क्या कहते हैं? तो ग्राम पंचायत की बैठक को ग्राम सभा कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राम पंचायत की बैठक को ग्राम सभा कहते हैं। पंचायती राज दिवस किस वर्ष से मनाए जाने लगा? तो 2010 ईस्वी से पंचायती राज दिवस मनाए जाने लगा। ये कब था? क्वेश्चन में दिया गया था, आप कमेंट बॉक्स में लिखना। भारत में कितने प्रकार के क्रांतियाँ कृषि उत्पादन से संबंधित है? तो 4 से अधिक क्रांतियाँ कृषि उत्पादन से संबंधित है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति सुधारने हेतु कौन सी संस्था अनुशंसा करती है? तो कौन सी संस्था? वित्तीय आयोग करती है। ग्रामीण भारत में सहकारी समितियां किस क्षेत्र में कार्य करती हैं? तो ये किस क्षेत्र में कार्य करती है? ये कृषि, ऋण और विपणन क्षेत्र में कार्य करती है। टू बी कंटिन्यू, इसे हम लोग आगे कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। ठीक है। सिलेबस के अनुसार से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज का पहला टॉपिक कवर कर लिया गया है, ग्रामीण समाज, अर्थव्यवस्था और शासन। कुछ MCQ क्वेश्चन भी हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है। ये कुछ लिंक दिए गए हैं जिसे आप फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।